नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी में। आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये IBS क्या भला है? अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं साहब मुझे IBS हो गया। मैं पूछता हूँ तुम्हें कैसे मालूम तुम्हें IBS हो गया? तो कहते हैं साहब डॉक्टर ने बताया IBS हो गया। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि IBS एक डस्टबिन डायग्नोसिस है। डस्टबिन डायग्नोसिस से मतलब होता है जब डॉक्टर को खुद नहीं समझ में आता है कि बीमारी क्या है तो वो आपको बता देता है कि आपको IBS है, और ये सच है। देखिए, IBS एक नेगेटिव डायग्नोसिस होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। IBS के सिम्टम्स पहले ये बताते हैं कि आपको क्या हो सकता है, और IBS के सिम्टम्स, IBS को IBS-D और IBS-C कहा जाता है। IBS-D मतलब जिसमें कि डायरिया प्रिडोमिनेंट हो, IBS-C मतलब जिसमें कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट हो। मगर ये बला है क्या? हर आदमी को IBS थोड़ी ना हो जाता है। जिसका पेट खराब हुआ उसको IBS हो गया, या जिसको बहुत दिनों तक पेट खराब होता रहा उसको IBS हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। IBS एक्चुअली में उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि साहब मेरा पेट खराब रहता है, मेरी लैट्रीन में गड़बड़ियाँ रहती हैं, और मेरे को कभी दस्त होने लगते हैं और कभी लैट्रीन कड़ी होने लगती है या कब्जियत रहने लगती है। साथ ही साथ मुझे भूख लगना बंद हो गई है, मेरे को गैस बनती है, मेरे को खाने का मन नहीं करता है, मेरा वजन घट रहा है। तब डॉक्टर का ये धर्म बनता है कि वो आपके टेस्ट कराए। टेस्ट क्या क्या होने चाहिए? पहला टेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो स्टूल टेस्ट होना चाहिए, नॉर्मल स्टूल टेस्ट, जिसको रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक स्टूल टेस्ट कहते हैं। ये देखने के लिए कि आपके पेट में कीड़े वगैरह तो नहीं है, या आपको पस सेल्स तो नहीं पास हो रहे हैं, या आपको म्यूकस तो नहीं पास हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर को आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट कराना चाहिए जो अक्सर इंडिया में नहीं कराया जाता है, वो है फूड एलर्जी टेस्ट। फूड एलर्जी टेस्ट के साथ साथ उसको चूंकि खून तो निकल ही रहा है तो एक और टेस्ट करा लेना चाहिए जिसको कहते हैं TTG, ट्रांस ट्राइग्लूटामेस। ये टेस्ट कराने से TTG अगर आपका पॉजिटिव आता है मतलब आपको ग्लूटेन इंड्यूस्ड इंट्रोपैथी है, जिसको कि सीलियक डिजीज कहा जाता है। सीलियक डिजीज़ अलग बीमारी होती है, IBS अलग बीमारी होती है। और सीलियक डिजीज़ अगर आपको है तो वीट और वीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बंद करने से ही आपको आराम आ जाएगा, और होम्योपैथी में इस बीमारी का शर्तिया इलाज है। दूसरी बात, अगर आपको टेस्ट कराया गया और TTG नॉर्मल निकला मगर फिर भी आपका फूड एलर्जी में कुछ एलर्जेंस निकल आए, तो आप ये जानिए कि आपको फूड एलर्जीज है। और इंडिया में सबसे कॉमन फूड एलर्जी एक्चुअली में वीट की एलर्जी है, ऑल्दो TTG पॉजिटिव नहीं आता है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि इंडिया में इतना वीट, इतनी रोटी खाई जाती है। एक्चुअली में मेरा मानना है कि रोटी से ज़्यादा सेफ खाने में चावल होता है, और चावल की बैड पब्लिसिटी है कि चावल ना खाओ। ये भी बड़ी अजीब बात है कि चावल ना खाओ, सांस फूलती है चावल ना खाओ, पेट खराब है चावल ना खाओ। अरे भाई, जब बीमार होते हो तो डॉक्टर कहता है खिचड़ी खाओ। अब खिचड़ी में क्या है? दाल और चावल ही तो है, तो फिर चावल क्यों ना खाओ? चावल से कोई बीमारी नहीं होती, चावल सेफ है। अगर आपको वेट बढ़ने का डर है तो आप ब्राउन राइस खाइए, वाइट राइस मत खाइए। तो चावल से कोई बुराई नहीं है। फिर बात आई कि IBS के और टेस्ट क्या हो सकते हैं। IBS को जानने के लिए और बीमारियों को रूल आउट करने के लिए, लैट्रिन से अगर आंव आती हो तो आपको कोलोनोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए। कोलोनोस्कोपी कराएंगे तो पता लगेगा कि अगर आपके कोलोन में अल्सर हैं तो ये IBS ना होकर के अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और प्राइमरी डायग्नोसिस, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है बिटवीन टू डिजीजेज, वो IBS वर्सेस अल्सरेटिव कोलाइटिस की होती है। जब अल्सरेटिव कोलाइटिस रूल आउट हो जाए
और सिम्टम्स जो मैंने पहले बताए थे वो परसिस्ट कर रहे हैं और परसिस्ट करें 3 महीने से ज़्यादा, तब आप इसको IBS मान सकते हैं। फिर बात आती है कि आखिर IBS होता क्यों है। अब ये बड़ी मज़े की बात है। बड़ा पुराना सवाल है कि पहले मुर्गी आया कि अंडा। आज तक इसका जवाब नहीं मिला। IBS पहली बीमारी थी जिसको मेडिकल साइंस ने माना था कि ये साइकोसोमैटिक डिजीज है, यानी कि बीमारी की जड़ ब्रेन में है और उसका रिफ्लेक्शन पेट में है। हालांकि होम्योपैथी इस बात को पिछले 250 साल से मानती है कि ज़्यादातर क्रॉनिक डिजीज जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल होते हैं, यानी कि उनकी जड़ या तो डायनेमिक स्फीयर पे होती है, वाइटल फोर्स के स्फीयर पे होती है, या फिर माइंड से होती है। हैनीमैन का कहना था कि 7/8 ऑफ द डिजीज वाइटल फोर्स की वजह से होते हैं क्रॉनिक डिजीज, और 1/8 ऑफ द डिजीज माइंड की वजह से होते हैं, डायरेक्ट माइंड से निकलते हैं, जिनको साइकोसोमैटिक डिजीज आजकल कहा जाता है। होम्योपैथी इस मामले में थोड़ा प्रोग्रेसिव थी एलोपैथी से। मगर इलाज की जहाँ तक बात आती है IBS की, एलोपैथी फेल हो जाती है। इसलिए फेल हो जाती है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव टोटलिटी बेस्ड कभी भी दवा नहीं दे पाती। होम्योपैथी में हमारी अप्रोच बहुत अच्छी है। हम जो अप्रोच करते हैं वो पेशेंट को ये बताते हैं, उसकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसके साइकोलॉजिकल फिनोमेना और उसके पैथोलॉजिकल फिनोमेना दोनों की हिस्ट्री लेते हैं और तब एक सही दवा सिलेक्ट करते हैं। कॉमनली जो दवाएं निकल करके आती हैं वो आर्सेनिक एल्बम, डिसेंट्री को, एलोज, पोडोफाइलम, छोटी दवाओं में शापरू, ग्रेटियोला, जलापा एट्सेट्रा होती हैं। बहुत सारी दवाई हैं जिस पे कि हमको चूज़ करें, नक्स वोमिका, ये सारी दवाई हैं जिसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं। लाइकोपोडियम भी उनमें से एक दवा है, नाट्रम सल्फ भी उनमें से एक दवा है, सल्फर भी उनमें से एक दवा है, और साथ ही साथ कुछ बाउल नोसोड्स होते हैं जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मॉर्गन प्योरा, मॉर्गन गार्डनर, डिसेंट्री को। ये सारी दवाइयों के आर्मामेंटेरियम के साथ हम IBS को मैनेज करते हैं। IBS को मैनेज करने में मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ कि भैया एक IBS डायरी बना लो और ये जान लो कि दुनिया में सबसे सुखी आदमी कौन? पैसा सुख नहीं देता। दुनिया में सबसे सुखी आदमी वो जिसको खाने की 2 वक्त की रोटी मिल जाए जब उसकी इच्छा करे, जिसको लेटते ही नींद आ जाए और जिसको लैट्रीन में बैठते ही पकाना हो जाए, लैट्रीन हो जाए, वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान। और बेचारे IBS वाले बड़े दुखी हैं क्योंकि उनका पेट शेयर मार्केट हो जाता है। आज पेट साफ हुआ, शेयर में उछाल आ गया, दिन बहुत बढ़िया गया। आज पेट खराब रहा, बैड रहा, शेयर लुढ़क गए, आज का दिन खराब, उनकी साइकोलॉजी खराब हो चुकी है। तो ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ भाई, पहली बात तो ये जान लो कि मौसम एक सा नहीं रहता, साल में पेट एक सा नहीं रहता, पेट ऊपर नीचे होता रहता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे आदमी होंगे जिनके 30 में से 30 दिन पेट साफ होता हो। आप इस बात का टेंशन मत लो कि रोज़ आपका पेट कैसा रहता है। एक IBS डायरी मेंटेन करो, हर तारीख के आगे लैट्रीन करने के बाद लिखो गुड, बैड या सेम, G, B या S, गुड, बैड या सेम। और जब हमारी दवा शुरू करोगे तो तुम ये देखोगे कि 1, 2, 3 महीने में गुड डेज बढ़ते जाएंगे और बैड डेज कम होते जाएंगे। ये जान लो कि तुम ठीक हो रहे हो, क्योंकि IBS का कोई टेस्ट तो है नहीं। गुड डेज बढ़ गए, बैड डेज कम हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 30 में से 30 दिन गुड डेज होंगे। अगर 25 दिन गुड रहे और 5 दिन बैड रहे तो समझो गंगा नहा लिए। बस इतना ही IBS के बारे में बताना था आपको। नमस्कार, थैंक यू।